नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। जैसे कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय चल रहा था। और इसके बारे में हम कुछ बातें पहले कर चुके हैं। हिंदी क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, पारसी या ईरानी भाषा के शब्द से। हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश का एक भाग है सौरसेनी से निर्माण हुआ है हिंदी का। ये सारी बातें हम पिछली कक्षा में कर चुके थे। अब हमें जो महत्वपूर्ण बात करनी है वो करनी है हिंदी और भाषा दोनों की हम बातें कर चुके थे। हिंदी भाषा दिवस के बारे में भी हम जानकारी कर चुके थे। अब ये भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। मनुष्य क्या प्रकट करता है, मन के भाव या विचार। तो मन के भावों या विचारों को प्रकट करने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, भाषा। भाषा के तीन माध्यम होते हैं, एक तो मौखिक, एक लिखित और एक सांकेतिक। अब इसके अलावा मैंने बताया था कि भाषा के चार कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इससे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण बातें भी कर चुके थे कि 8वीं अनुसूची में जो कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी। इस प्रकार हम बहुत सारी बातें पहले कर चुके थे। तो हिंदी और भाषा से संबंधित हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। अब हम इसके आगे बात करेंगे, तो ध्यान से समझना, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम पहले पढ़ चुके हैं, अब इसके आगे पढ़ना है, तो ध्यान देना और ध्यान से समझना, ठीक है ना। तो देखिए, भाषा के विविध रूप होते हैं। तो हिंदी भाषा के बारे में सामान्य जानकारी हम कर चुके थे। जो भाषा के रूप होते हैं वो विविध रूप होते हैं। तो लिखिए भाषा के विविध रूप। भाषा के विविध रूप होते हैं। और भाषा के विविध रूपों में जैसे एक होती है बोली, एक होती है उपबोली, एक होती है क्षेत्रीय बोली, एक होती है भाषा, एक होती है उपभाषा, एक होती है विभाषा, एक होती है मातृभाषा, एक है राजभाषा, राष्ट्रभाषा। ये सब के बारे में हमें छोटी छोटी सी बातें समझनी है, जानकारी करनी है कि ये भाषा क्या है, बोली क्या है, उपभाषा क्या है, विभाषा क्या है, क्षेत्रीय भाषा क्या है। इन सब बातों को हम अभी करेंगे। जैसे मूल भाषा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बोली से। तो देखिए, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। भाषा के विविध रूप पढ़ेंगे तो उसमें भाषा के विविध रूपों में बोली भी आएगी, उपबोली भी आएगी, उपभाषा भी आएगी, राष्ट्रभाषा भी आएगी, राजभाषा भी आएगी, मातृभाषा भी आएगी। तो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, समझिए। देखिए, हमारा ये एक छोटा सा घर होता है, या हम ऐसे कहते हैं ये हमारा एक गांव है। और ये गांव एक तहसील में होता है। तहसील किसी जिले में हो सकती है, जिला किसी राज्य का होता है, और राज्य किसी राष्ट्र में होता है। जैसे कि मैंने आपको ये बातें समझाई, हमारा गांव होता है, गांव की तहसील होती है, तहसील का एक जिला होता है, जिला का एक राज्य होता है, राज्य एक राष्ट्र में होता है। जैसे हमने ये बातें करी, यही बातें अब हम भाषा पर दोहराएंगे। भाषा पे कैसे, एक बहुत ही हमारे जो गांव में, गांव विशेष में जो बोली जाती है वो क्या होती है, मातृभाषा। मातृभाषा का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही सीमित होता है। घर में, परिवार में, समाज में या गांव में बोली जाने वाली भाषा क्या है, मातृभाषा।
गांव में, समाज में, परिवार में, घर में, इनमें बोली जाने वाली भाषा क्या होती है? मातृभाषा होती है। और जब इस मातृभाषा का रूप थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्षेत्र थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली होती है बोली। किस छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली होती है बोली। अब उस बोली का थोड़ा सा भाग बढ़ जाता है तो वो किस में आ जाती है? उपभाषा में। वो किस में आ जाती है? उपभाषा में। और उपभाषा का जब क्षेत्र बढ़ जाता है, जिसमें हम साहित्य वगैरह की रचना भी कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाती है? भाषा। और भाषा का जब क्षेत्र बढ़ जाता है किसी राज्य विशेष तक, तो उसको क्या कहते हैं? राज्य भाषा। उसको क्या कहते हैं? राज्य विशेष की भाषा, राजभाषा। और संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाने वाली जो भाषा होती है वो कहलाती है राष्ट्रभाषा। तो जैसे जैसे भाषा का या बोली का क्षेत्र बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इसमें अंतर आ जाता है। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। जैसे मैंने आपको क्षेत्र, गांव, क्षेत्र और इनके बारे में बताया, वैसे ही हम भाषा के बारे में बात करेंगे कि भाषा का क्षेत्र कैसा होता है, भाषा का क्षेत्र कितना होता है, भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, उपभाषा क्या होती है। वो सब बातें इसी से करेंगे, इसी से मिलती जुलती। तो देखिए, सबसे पहले जो हम शुरुआत करते हैं वो करते हैं बोली से। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वो किससे करेंगे? बोली से। ये बोली क्या होती है, किसे कहते हैं बोली, ये बात विशेष ध्यान से समझना है। तो शुरुआत करेंगे बोली से। तो ये बोली क्या होती है? तो एकाधिक स्थानीय बोलियां मिलकर एक बोली बनाती हैं। एकाधिक स्थानीय बोलियां मिलकर एकाधिक स्थानीय बोलियां मिलकर, या अर्थात ऐसे कहते सकते हैं, एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली बोली बोली कहलाती है। एक क्षेत्र विशेष में, ठीक है ना। तो इसको जब ज्यादा सुविधा के अनुसार समझेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक क्षेत्र विशेष में, एक क्षेत्र विशेष में, एक क्षेत्र विशेष में विचार अभिव्यक्ति का एक क्षेत्र विशेष में विचार अभिव्यक्ति का जो माध्यम होता है, जो माध्यम होता है, एक क्षेत्र विशेष में विचार अभिव्यक्ति का जो माध्यम होता है, उसे बोली कहते हैं। उसे बोली कहते हैं। बोली का क्षेत्र बहुत सीमित होता है। बोली का क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है। जैसे अब बोली में जैसे हम कहते हैं कई बार, जैसे बघेली
छत्तीसगढ़ी, अवधी, बुंदेली, तो इसमें जैसे बघेली, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, ये क्या है? बोली है। ये क्या है? बोली है, जिनका क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। ठीक है ना? इनका क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। ठीक है ना? लेकिन एक होती है उपबोली। तो जो जैसे मैंने कहा अवधि, तो अवधि क्या है? बोली है। अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है अवधि। तो अवधि का अगर अवधि का कोई भाग है कोई बोली, तो वो उपबोली में आएगी। तो उपबोली क्या होगी, ये भी ध्यान से समझना। जो उपबोली होगी वो क्या होगी, इसे भी ध्यान से समझना। तो जो बोली होती है, ये बोली क्या होती है? किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली, या किसी क्षेत्र, एक क्षेत्र विशेष में विचार अभिव्यक्ति का जो माध्यम होता है उसे बोली कहते हैं। बोली का क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है। ठीक है ना? दूसरा लिखिए उपबोली। दूसरा लिखिए उपबोली। अब उपबोली क्या होती है, इसे समझिए। जैसे हमारी बोली है अवधि, और अवधि में से अवधि का जो भाग है वो ज्यादा होगा बजाय पश्चिमी के। तो इसमें जो हमें ध्यान रखना है, अवधि की जो कोई क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली कोई बोली होगी तो वह उपबोली में आएगी। अवधि के क्षेत्र विशेष में जो बोली जाने वाली बोली होगी वो उसकी क्या कहलाएगी? उपबोली होगी। ठीक है ना? तो एक से अधिक स्थानीय बोलियां मिलकर एक उपबोली बनाती हैं। एकाधिक स्थानीय बोलियां मिलकर एकाधिक स्थानीय बोलियां मिलकर एकाधिक स्थानीय बोलियां मिलकर उपबोली का निर्माण करती हैं। निर्माण करती हैं। तो एकाधिक स्थानीय बोलियां मिलकर उपबोली का निर्माण करती हैं। अब उपबोली में क्या आएंगी? जैसे मैंने कह दिया, अवधि में पश्चिमी जौनपुर की बनौदी उपबोली। जैसे अवधि में, जैसे अवधि में, जैसे अवधि में पश्चिमी जौनपुर की वधौली उपबोली। तो अवधि में पश्चिमी जौनपुर की, जो पश्चिमी जौनपुर में, अब जौनपुर तो पूरा है, अब जौनपुर के भी एक भाग विशेष में, कौन से भाग में? पश्चिमी जौनपुर में बोली जाने वाली बनौदी। अवधि में पश्चिमी जौनपुर की बनौदी क्या है? उपबोली है। तो यहां देखिए ध्यान से, अवधि तो क्या थी? बोली। और अवधि
में अवधि के पश्चिम में जौनपुर की जो बनौदी है वो क्या है, उपबोली है। तो संपूर्ण जौनपुर में तो क्या बोली जाती है, अवधि, लेकिन जौनपुर के एक भाग विशेष में क्या बोली जाती है, बनौदी। और बनौदी क्या है, उसकी अपबोली है, उपबोली है। बनौदी क्या है, उसकी उपबोली है। तो अवधि में पश्चिमी जौनपुर की बनौदी उपबोली हो गई। तो संपूर्ण, अब उपबोली की अपेक्षा बोली का क्षेत्र बड़ा हुआ नहीं हुआ, उपबोली का क्षेत्र छोटा है और बोली का क्षेत्र इससे बड़ा है। तो इसमें स्थानीय बोलियां मिलकर उपबोली का निर्माण करती हैं, लेकिन क्षेत्र विशेष में। तो यहां पर यह बात ध्यान रखनी है कि जैसे अवधि बोली है तो वो तो संपूर्ण जौनपुर में होगी, लेकिन जौनपुर के एक भाग विशेष में बोली जाने वाली जो भाषा है, बोली जाने वाली जो बोली है, वो कौन सी होगी, बनौदी। ये क्या कहलाएगी, उपबोली कहलाएगी। तो बोली और उपबोली में अंतर समझ में आ गया होगा। बोली का क्षेत्र उपबोली से अधिक होता है, बोली का क्षेत्र उपबोली से अधिक होता है। अब समझिए ध्यान से, एक होती है उपभाषा, एक क्या होती है, उपभाषा। बोली बोली, अब आगे समझिए, उपभाषा। अब उपभाषा क्या है, किसे कहते हैं उपभाषा, जैसे एक से अधिक स्थानीय बोलियां मिलकर किसका निर्माण करती हैं, एक से अधिक स्थानीय बोलियां मिलकर किसका निर्माण कर रही थी, उपबोली का। एक से अधिक उपबोलियां मिलकर किसका निर्माण कर रही थी, बोलियों का। और एक से अधिक बोलियां मिलकर किसका निर्माण करेंगी, उपभाषा का। तो उपभाषा में क्या आएंगी, एकाधिक बोलियां मिलकर उपभाषा बनाती हैं। एकाधिक बोलियां मिलकर, एकाधिक बोलियां मिलकर उपभाषा का निर्माण करती हैं। अर्थात जब किसी बोली में, अर्थात जब किसी बोली में साहित्य का रचना, साहित्य की रचना हो जाती है, तो वह उपभाषा का रूप धारण कर लेती है। उपभाषा का रूप धारण कर लेती है। जैसे पश्चिमी हिंदी, जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, तो सबसे छोटी क्या थी, उपबोली। उपबोलियां मिलकर किसका निर्माण करती हैं, बोलियों का।
बोलियां मिलकर किसका, उपबोलियां मिलकर निर्माण करती है बोली का, बोलियां मिलकर निर्माण किसका करती हैं, उपभाषा का। तो जब किसी बोली में साहित्य की रचना हो जाती है तो वह किसका रूप धारण कर लेती है, उपभाषा का। किसका रूप धारण कर लेती है, उपभाषा का। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब समझिए आगे, उपभाषा के बाद में भाषा। भाषा एकाधिक उपभाषाएं मिलकर एकाधिक भाषाएं मिलकर एकाधिक उपभाषाएं, भाषाएं नहीं होगा, भाषाएं तो हम पढ़ ही रहे हैं, भाषा एकाधिक उपभाषाएं मिलकर एकाधिक उपभाषाएं मिलकर भाषा का निर्माण करती है। एकाधिक उपभाषाएं मिलकर भाषा का निर्माण करती हैं। जैसे, अर्थात एक भाषा के अंतर्गत अनेक उपभाषाएं होती हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक भाषाएं मिलकर एक हो जाती हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक उपभाषाएं मिलकर एक हो जाती हैं, जब दो या दो से अधिक उपभाषाएं मिलकर एक हो जाती हैं तो उन्हें भाषा कहते हैं। तो उन्हें भाषा कहते हैं। जैसे समझना इसमें, हिंदी भाषा के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, इस प्रकार की 5 उपभाषाएं हैं। जैसे हिंदी भाषा के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी व पश्चिमी हिंदी आदि। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत पूर्वी हिंदी व पश्चिमी हिंदी आदि। तो इसमें ध्यान रखना है कि एक से अधिक उपभाषाएं मिलकर भाषा का निर्माण करती हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक उपभाषाएं मिलकर एक हो जाती हैं तो उन्हें
भाषा कहते हैं, तो उन्हें भाषा कहते हैं। तो देखिए, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी ये उपभाषाएं, और हिंदी क्या है? एक भाषा है। हिंदी क्या है? एक भाषा है। अब यहां पर देखिए, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी ये उपभाषा थी, और हिंदी क्या है? एक भाषा है। तो हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी उपभाषा आ गई? पूर्वी हिंदी व पश्चिमी हिंदी। तो जब पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी मिलकर एक हो जाएंगी तो उसे क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। तो उपभाषाओं से मिलकर क्या बनती है? भाषा बनती है। तो ये बात भी समझ में आ गई होगी, भाषा। अब आगे समझिए, एक होती है राष्ट्रभाषा, एक होती है राजभाषा, और एक होती है मातृभाषा। अब इसमें आगे समझिए, यहां तक तो समझ आ गया होगा, उपभाषा, भाषा। अब आगे समझिए इसमें राजभाषा। राजभाषा राजभाषा क्या है? किसी राज्य विशेष में, किसी किसी राज्य विशेष में, राजभाषा क्या है? किसी राज्य विशेष में काम काज करने के लिए, किसी राज्य विशेष में सामाजिक या राजनीतिक कामकाज के लिए, किसी राज्य विशेष में सरकारी कामकाज करने हेतु, सरकारी कामकाज करने हेतु, किसी राज्य विशेष में सरकारी कामकाज करने हेतु जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं, उसे राजभाषा कहते हैं। तो जो राजभाषा होती है वो किसी राज्य विशेष की होती है, ठीक है ना। तो किसी राज्य द्वारा विचार विनिमय के साधन के रूप में स्वीकृत भाषा को राजभाषा कहते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक राज्य की राज्य कार्य चलाने के लिए एक भाषा है, यह राजभाषा कहलाती है। अर्थात किसी राज्य विशेष में सरकारी काम करने हेतु जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, राजस्थान में राजस्थानी, तो ये क्या है? राज्य विशेष की भाषा है। तो किसी राज्य विशेष में बोली जाने वाली भाषा। लेकिन ध्यान रखना, हिंदी भी एक राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। क्योंकि राष्ट्रभाषा होती तो संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा होती, संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा होती। जैसे गुजरात में गुजराती,
गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, बिहार में बिहारी, बिहार में बिहारी, असम में असमिया, बंगाल में बंगाली, बंगाली या बांग्ला, इत्यादि क्या है? राजभाषा है। तो किसी राज्य विशेष में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। तो किसी राज्य विशेष में जो सरकारी कामकाज जिस भाषा में किया जाता है वह क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। इसके बाद समझिए आगे ध्यान से, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा, तो राष्ट्रभाषा का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ज्यादा विस्तृत क्षेत्र होता है। किसी राष्ट्र में सार्वजनिक रूप से प्रयुक्त होने वाली भाषा जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र में किया जाता है। किसी राष्ट्र में सार्वजनिक रूप से किसी राष्ट्र में सार्वजनिक रूप से प्रयुक्त होने वाली भाषा, सार्वजनिक रूप से प्रयुक्त होने वाली भाषा किसी राष्ट्र में सार्वजनिक रूप से प्रयुक्त होने वाली भाषा जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र में किया जाता है, जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र में किया जाता है, अर्थात राष्ट्र के अधिकांश भाग में, राष्ट्र के अधिकांश भाग में प्रयोग की जाने वाली भाषा जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र में किया जाता है, अर्थात राष्ट्र के अधिकांश भाग में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली भाषा, सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली भाषा, सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली भाषा
राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो जिस भाषा का क्षेत्र सबसे बड़ा होता है, राष्ट्र के जो अधिकांश भाग में बोली जाने वाली भाषा होती है, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। और राष्ट्रभाषा का जो क्षेत्र होता है वो सर्वाधिक फैला हुआ होता है। जैसे एक रूप से हम राष्ट्रभाषा हिंदी को मान सकते हैं। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है हालांकि, क्योंकि राष्ट्रभाषा होती तो संपूर्ण राष्ट्र में सिर्फ हिंदी बोली जाती, संपूर्ण कामकाज सिर्फ हिंदी में होता। लेकिन संविधान में हिंदी को कहीं भी राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं माना गया, राजभाषा के रूप में माना गया है। तो किसी राष्ट्र में सार्वजनिक रूप से प्रयुक्त होने वाली भाषा जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र में किया जाता है, अर्थात राष्ट्र के अधिकांश भाग में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो हम एक रूप से हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में गिन सकते हैं, क्योंकि ये राष्ट्र में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। और न केवल हिंदी राष्ट्र भारत में, बल्कि भारत के अलावा 10 देशों में और बोली जाती है। तो जो राष्ट्र के अधिकांश भागों में जो भाषा बोली जाती है वह उसकी राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो हिंदी को हालांकि संविधान में कहीं भी राष्ट्रभाषा के रूप में उच्चारित नहीं किया गया, कहीं भी उसको राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं माना गया, राजभाषा के रूप में ही माना गया है। तो हमारे भारत में जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो है हिंदी। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है। अब एक होती है, एक कौन सी भाषा होती है? मातृभाषा। कौन सी भाषा होती है? मातृभाषा। मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? किसे कहते हैं मातृभाषा? अब इसको समझना, मातृभाषा किसको कहते हैं? मातृभाषा वह भाषा होती है जिसको सीखकर हम बड़े होते हैं। जो हमारे घर परिवार या समाज में जो बोली जाने वाली भाषा होती है उसे मातृभाषा कहते हैं। तो मातृभाषा एक तरह से माता के मुख से बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा कहलाती है, अर्थात वह भाषा जिसका प्रयोग घर परिवार या समाज में किया जाता है, मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा कहलाती है। अब एक भाषा होती है राजनयिक भाषा। राजनयिक
राजनयिक भाषा। अब राजनयिक भाषा क्या होती है, इसका भी ध्यान रखना। राजनयिक भाषा, राजनयिक भाषा क्या होती है, किसे कहते हैं राजनयिक भाषा? जो भाषा एक देश से दूसरे देश के मध्य राजनयिक पत्र व्यवहार या बातचीत में प्रयुक्त होती है, वह राजनयिक भाषा होती है। जो भाषा एक देश से, जो भाषा एक देश से दूसरे देश के मध्य, एक देश से दूसरे देश के मध्य, वह भाषा या जो भाषा एक देश से दूसरे देश के मध्य राजनयिक पत्र व्यवहार, मध्य राजनयिक या पत्र व्यवहार, राजनयिक या पत्र व्यवहार हेतु प्रयुक्त की जाती है, जो भाषा एक देश से दूसरे देश के मध्य राजनयिक या पत्र व्यवहार हेतु प्रयोग की जाती है, पत्र व्यवहार हेतु प्रयोग की जाती है, क्या कहलाती है? राजनयिक भाषा कहलाती है, राजनयिक भाषा कहलाती है। राजनयिक भाषा कहलाती है। राजनयिक भाषा का, राजनयिक विशेष करके लिख सकते हैं इस बात को हम, विशेष। जो राजनयिक भाषा होती है वह अत्यंत शिष्ट तथा औपचारिक होती है। राजनयिक भाषा राजनयिक भाषा अत्यंत शिष्ट और औपचारिक भाषा होती है, अत्यंत शिष्ट और औपचारिक भाषा होती है। तो ये होती है राजनयिक। तो एक देश दूसरे देश से जो पत्र व्यवहार या बातचीत के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है वह कौन सी भाषा होती है? राजनयिक भाषा होती है। तो ये तो बात हो गई हमारी भाषा से संबंधित। तो हिंदी पढ़ ली हमने, हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें कर ली थी, भाषा पढ़ ली, भाषा के विविध रूप पढ़ लिए। अब इसके बाद में हम बात करेंगे व्याकरण की। किसकी बात करेंगे? व्याकरण की। तो हिंदी भाषा एवं व्याकरण, तो जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो क्या है? व्याकरण है। जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण और मूल टॉपिक है वो क्या है? व्याकरण। क्या है व्याकरण? किसे कहते हैं व्याकरण? ध्यान से समझना। व्याकरण,
व्याकरण क्या है, किसे कहते हैं व्याकरण, क्या अर्थ होता है व्याकरण का, तो ये व्याकरण कैसे हुआ, क्या बना, किस प्रकार बना व्याकरण, तो क्या अर्थ निकलता है व्याकरण का। तो देखिए सबसे पहले तो हम व्याकरण का क्या करेंगे, विघटन, वि धन आ धन करण, वि धन आ धन करण के मिलने से किसका निर्माण होता है, व्याकरण का। क्या अर्थ होता है व्याकरण का, वि धन आ धन करण बराबर, वि माने होता है विशेष रूप से, आ माने होता है तक या पहुंचकर, करण माने होता है करना। तो व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग करने का माध्यम बनता है। तो व्याकरण का जो अर्थ होता है वो होता है भली भांति समझना, भली भांति समझना। तो वि धन आ धन करण मिलके बनता है व्याकरण। व्याकरण का क्या अर्थ होता है, भली भांति समझना। भली भांति क्या समझना, हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई भी भाषा पढ़ रहे हैं, हर भाषा का अपनी व्याकरण होती है, हर भाषा की अपनी व्याकरण होती है। और वह व्याकरण उस भाषा को सीखने के लिए, उस भाषा को भली भांति समझने के लिए एक ग्रंथ का रूप होती है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है, व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी भाषा को भली भांति समझने के लिए, जो किसी भाषा को भली भांति समझने के लिए व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी भाषा को भली भांति समझने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अर्थात, अब एक परिभाषा और समझिए, अर्थात व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है, अर्थात व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें शुद्ध उच्चारण, जो हमें शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग करना सिखाता है।
जो किसी भाषा के व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी भाषा को शुद्ध उच्चारण, जो किसी भाषा को शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग करना सिखाता है। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से हम किसी भाषा का शुद्ध उच्चारण कर पाते हैं, उस भाषा को शुद्ध लिख पाते हैं और उस भाषा को शुद्ध प्रयोग कर पाते हैं। तो कह सकते हैं कि व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा को भली भांति समझने का माध्यम बनता है, जिसके माध्यम से हम शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, शुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं, शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं। हर भाषा का अपना कोई ना कोई व्याकरण होता है, हर भाषा की अपनी व्याकरण होती है, जिसके माध्यम से वह भाषा और अधिक प्रभावशाली और परमार्जित बनती है। तो ये तो बात हुई व्याकरण की परिभाषा की, व्याकरण की परिभाषा की। अब इसमें बहुत सारी बातें आती हैं व्याकरण में। तो व्याकरण के जो मुख्य अंग होते हैं, व्याकरण के जो मुख्य अंग होते हैं, व्याकरण के कौन कौन से भाग होते हैं, ये सारी बातें भी हम करेंगे। तो व्याकरण के जो मूल रूप से, व्याकरण के जो मूल रूप से है, या किसी भी व्याकरण को जो मूल रूप से बांटा जाता है, वह 3 भागों में बांटा जाता है। तो किसी भी व्याकरण को या हिंदी व्याकरण को लिख दें, हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, हिंदी व्याकरण को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। हिंदी व्याकरण को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? हिंदी व्याकरण को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, और वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है वर्ण विचार, दूसरा जो भाग होता है वो होता है शब्द विचार का, और जो तीसरा भाग होता है वो होता है वाक्य विचार का। तो हिंदी व्याकरण को मूलतः 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो हम हिंदी व्याकरण को कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार में। तो जो संपूर्ण हिंदी व्याकरण होगी वह कितने भागों में बांट दी जाएगी? 3 भागों में। एक इसकी जो सबसे छोटी इकाई होगी वो वर्ण होगा, वर्णों का सार्थक समूह शब्द होगा और शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाएगा। इस प्रकार हमें संपूर्ण हिंदी व्याकरण का ज्ञान होगा इन 3 आधारों पर। इन 3 आधारों पर हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण को पढ़ते हैं। तो शुरुआत सबसे पहले करेंगे वर्ण विचार से।
जो सबसे पहले शुरुआत करेंगे वो कहां से करेंगे? वर्ण विचार से। वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या होता है? वर्ण विचार किसे कहते हैं? वर्ण विचार, ये विशेष ध्यान से समझना है। तो वर्ण विचार की बात करेंगे तो वर्ण विचार में सबसे पहले जो बात की जाएगी वो किसकी की जाएगी? वर्ण की। किसकी बात की जाएगी? वर्ण की। क्या होता है वर्ण? किसे कहते हैं वर्ण? तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं वर्ण के बारे में। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाता है। तो इसको क्या लिखेंगे हम? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके भाषा की वह सबसे छोटी इकाई। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सकें, जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सकें अर्थात लिखित रूप से, अर्थात लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है। वर्ण कहलाता है। तो भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके, अर्थात लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है। जैसे मैंने यहां लिख दिया क है, ग है, च है, ज है, ट है, ठ है, त है, ध है, प है, भ है। क्या इनके और अधिक टुकड़े किए जा सकते हैं क्या? क्या इनके और अधिक टुकड़े हो सकते हैं क्या? जब इनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते तो ये क्या है? वर्ण है। तो भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ है,
ई है इत्यादि। तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई या लिखित इकाई वर्ण होता है। अब इसमें टुकड़े हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो अब यहां एक महत्वपूर्ण बात और समझ आ रही होगी आपको कि देखिए यहां पर व्यंजन भी आ रहे हैं, स्वर भी आ रहे हैं, व्यंजन भी आ रहे हैं, स्वर भी आ रहे हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि जो वर्ण है, वर्ण को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। तो यहां लिख सकते हैं विशेष करके, विशेष वर्ण के वर्ण को 2 भागों में बांटा जाता है। वर्ण को 2 भागों में बांटा जाता है कि वर्ण के 2 भाग होते हैं। वर्ण को 2 भागों में बांटा जाता है, स्वर वर्ण को 2 भागों में बांटा जाता है। अब 2 भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है स्वर, प्रत्येक स्वर वर्ण होता है, प्रत्येक व्यंजन वर्ण होता है। प्रत्येक स्वर वर्ण होता है, प्रत्येक व्यंजन वर्ण होता है। अब यहां एक बात जो ध्यान रखनी है, प्रत्येक स्वर वर्ण हो सकता है, प्रत्येक व्यंजन वर्ण हो सकता है, लेकिन प्रत्येक वर्ण स्वर या व्यंजन नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? जैसे मैंने यहां कह दिया अ, तो अ क्या है? स्वर है या नहीं है? स्वर है। आ वर्ण है या नहीं है? वर्ण है। आ वर्ण है, स्वर है, लेकिन व्यंजन नहीं हो सकता। तो आ वर्ण है लेकिन व्यंजन नहीं हो सकता। तो प्रत्येक स्वर वर्ण हो सकता है, लेकिन प्रत्येक वर्ण स्वर या व्यंजन नहीं हो सकता। मान लो मैंने यहां लिख दिया क। अब ये क क्या है? वर्ण है या नहीं है? का एक वर्ण है, तो का वर्ण है, व्यंजन है, लेकिन स्वर है क्या? नहीं है। तो प्रत्येक स्वर वर्ण हो सकता है, प्रत्येक व्यंजन वर्ण हो सकता है, लेकिन प्रत्येक वर्ण स्वर या व्यंजन हो यह आवश्यक नहीं होता, यह आवश्यक नहीं होता। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो वर्ण को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। तो यहां पर यह बात भी आपको ध्यान रखनी है कि स्वर को कितने भागों में बांटते हैं? मूल रूप से 2, स्वर और व्यंजन। तो ये तो बात हुई अभी वर्ण की। वर्ण के बाद में हम बात करेंगे ध्वनि की। वर्ण के बाद में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे ध्वनि की, कि ध्वनि क्या है, किसे कहते हैं ध्वनि। तो ध्वनि किसे कहते हैं समझो। ध्वनि अभी आपने लिखा था लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। तो वैसे ही मौखिक रूप से, मौखिक रूप से भाषा की, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है।
मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। अर्थात जब किसी वर्ण को या जब किसी अक्षर को मौखिक रूप दे दिया जाता है तो वह क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। अर्थात जब किसी अक्षर को मौखिक रूप दे दिया जाता है, या ऐसे कह सकते हैं जब किसी वर्ण या वर्णों के समूह को, जब किसी वर्ण या वर्णों के समूह को मौखिक रूप दे दिया जाता है तो वह क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। तो जब किसी अक्षर अथवा वर्णों के समूह को जब किसी अक्षर अथवा वर्णों के समूह को क्या दे दिया जाता है? मौखिक रूप दे दिया जाता है। मौखिक रूप दे दिया जाता है तो उसे ध्वनि कहते हैं। तो उसे ध्वनि कहते हैं। अब वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर होता है? वर्ण लिख दिया, ध्वनि लिख दी। अब वर्ण और ध्वनि में क्या है? जब हम किसी वर्ण को लिख रहे हैं तो वह वर्ण है, जब हम उसको बोल रहे हैं तो वह ध्वनि है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें पता होना चाहिए वर्ण और ध्वनि में अंतर। वर्ण और ध्वनि में अंतर। वर्ण और ध्वनि में जो अंतर होता है वह क्या अंतर होता है? क्या अंतर है वर्ण और ध्वनि में? ध्यान से समझना। मैंने एक शब्द लिया और वो शब्द क्या ले लिया? जैसे मैंने आपसे कहा शब्द ले लिया मैंने पवन, या कोई भी शब्द ले लो। इसमें मैंने कोई भी एक शब्द ले लिया। मान लो शब्द ले लिया मैंने कमला। क्या शब्द लिया? कमला। या शब्द ले लिया कमल, या कोई भी शब्द ले लेते हैं। शब्द ले लिया मैंने कमला। अब इस कमला शब्द में वर्ण कितने हैं और ध्वनि कितनी है, इसके आधार पर वर्ण और ध्वनि में अंतर हो जाता है। तो मैं जब कमला में ध्वनि कहूंगा, जब कमला शब्द में मैं ध्वनि कहूंगा तो कितनी ध्वनि होंगी? कमला में जो ध्वनि होंगी कमला, 3 ध्वनि। कमला में ध्वनि कितनी है? 3। कौन कौन सी? क, म, ला। तो कमला में जो ध्वनि है वो कितनी आ रही है? 3। लेकिन कमला शब्द में जो वर्ण है वर्णों की संख्या कितनी है? 6। कमला शब्द में जो वर्णों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 6 होगी। कौन कौन से? क,
अ म अ ल और आ। जब कमला मैंने बोला तो ध्वनि है, जब कमला मैंने लिखा तो उसमें वर्ण है। तो ध्यान रखना इसमें, जब कमला बोला तो 3 ध्वनि आई, कौन कौन सी? क म ला, क म ला। लेकिन जब मैंने इस कमला को क्या दे दिया? लिखित रूप दे दिया, तो इसमें वर्ण कितने आए? 6। कौन कौन से? क, अ, म, अ, ल और आ। अगर यह कमला की जगह होता कमल तो यह वर्णों की संख्या होती 5, क्योंकि यदि किसी शब्द के अंत में अ आ जाए तो ए को नहीं गिना जाता। अंत में आने पर, आगे आने पर इसको गिना जाता है, लेकिन शब्द के अंत में ए आ रहा है तो उसे गिना नहीं जाता, क्योंकि स्वरों की संख्या होती है 11 और मात्रा होती है 10। ए की कोई मात्रा नहीं होती। अगर आगे आ रहा है तो आगे नहीं गिनेंगे, तो फिर इनके आगे कैसे पहुंचेंगे आगे तक? अंत में आने पर ए नहीं गिना जाता। दीर्घ आ आएगा तो गिना जाएगा, अन्य सभी स्वर गिने जाएंगे जिनकी मात्रा होती है, लेकिन अंत में आने पर ए को नहीं गिना जाता। ये बात विशेष ध्यान रखनी है। तो कमला में ध्वनि कितनी है? 3। और कमला में वर्ण कितने आ रहे हैं? कमला में वर्णों की संख्या है 6। तो वर्ण और ध्वनि में अंतर समझ में आ गया होगा। जब मैंने कमला को बोला तो 3 ध्वनि आई, जब मैंने कमला को लिखा तो 6 वर्ण आए। तो वर्णों का मौखिक रूप ध्वनि है और वर्णों का लिखित रूप क्या हो जाएगा? ध्वनि का लिखित रूप वर्ण हो जाएगा, सबसे छोटी इकाई। तो ध्यान रखना, ये बातें आपको बहुत ध्यान से समझनी है। तो कमला में ध्वनि 3 और वर्ण 6 हो गए। तो ये तो बात हो गई वर्ण और ध्वनि की। अब आगे बात करेंगे अक्षर की। वर्ण ध्वनि के बाद में आगे जो आएगा वो आएगा अक्षर। अब अक्षर क्या होता है, किसे कहते हैं अक्षर? तो देखिए, हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता और जो सबसे बड़ी जो सरलता होती है वो क्या होती है, ध्यान से समझना। समझिए ध्यान से, क्या अंतर होता है, अक्षर क्या होता है, ठीक है ना? समझना है इसको। देखिए, अक्षर में मैंने आपको कहा था कि हिंदी की सबसे बड़ी सरलता और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। आपको कोई शब्द समझ नहीं आ रहा तो आप उसके टुकड़े कर लो, उन टुकड़ों को जो अर्थ निकलेगा वो उस शब्द की परिभाषा होगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल अक्षर से ही ले लो। मैंने लिखा यहां अक्षर, और अक्षर के हमने लिखा, टुकड़े किए ए धन क्षर। अक्षर के हमने टुकड़े किए तो क्या हुए? ए धन क्षर। ए माने क्या होता है? नहीं। और क्षर माने क्या होता है? नाश। ए माने नहीं, क्षर माने नाश। जिसका क्या नहीं हो? नाश नहीं हो, अर्थात जिसका नाश नहीं हो, अर्थात या ये लिख सकते हैं बराबर जिसका नाश नहीं। और जिसका नाश नहीं हो वो क्या है? अक्षर है। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है। पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं समझना ध्यान से। देखो, बहुत ही कंफ्यूजन वाले प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि ये पूछ क्या रहा है।
क्योंकि एक बात को हम कई रूप में पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं समझना। आपसे प्रश्न पूछा और प्रश्न आपसे ऐसे पूछ लिया, जैसे प्रश्न पूछ लिया आपसे पा है। अब प्रश्न पूछा है कि पा है, विकल्प पहला दे दिया वर्ण, विकल्प दूसरा दे दिया ध्वनि, विकल्प तीसरा दे दिया अक्षर और विकल्प चौथा दे दिया व्यंजन। अब यहां पे आप कंफ्यूज हो गए बहुत ज्यादा, और कंफ्यूज होना वाजिब भी है, क्योंकि लिखी ऐसे दिए कि पा है। अब पा के बारे में तो ये सारी बातें आ रही हैं। क्या पा वर्ण नहीं है? क्या पा ध्वनि नहीं है? क्योंकि देखिए प्रत्येक व्यंजन वर्ण भी है, प्रत्येक वर्ण व्यंजन है, प्रत्येक वर्ण व्यंजन है तो व्यंजन वर्ण होते हैं, वर्ण व्यंजन है। तो पा वर्ण भी है, पा ध्वनि भी है, अब पा अक्षर भी है, एक ही झटके में बोल रहा है, और पा व्यंजन भी है। तो चारों बातें हो रही है यहां। तो पूछा है पा है, तो पै को आप वर्ण भी में पढ़ोगे, वर्ण में भी पढ़ रहे हो, अक्षर में भी पढ़ रहे हो, ध्वनि में भी पढ़ रहे हो और व्यंजन में भी पढ़ रहे हो। अब दिक्कत यह आती है कि अब इसको रखें किस में, आप इसका उत्तर क्या दें, सही उत्तर इसका क्या होगा, यह बात समझना जरूरी है। तो यहां पर पा क्या है, किस में रखा जाएगा इस पै को? इस पै को रखा जाएगा व्यंजन में। किस में रखा जाएगा? व्यंजन में। क्यों लिखा जाएगा, क्यों रखेंगे इसको व्यंजन में? क्योंकि स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियां व्यंजन कहलाती हैं। अब प किससे मिलके बन रहा है? प और आ से मिलकर। तो स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियां क्या कहलाती हैं? व्यंजन कहलाती हैं। इसलिए प क्या है? व्यंजन है। लेकिन मैं इसको ऐसे लिख देता हलंत करके, और अब आपसे पूछता कि पा है, इसको मैंने हलंत कर दिया, और अब आपसे पूछता कि प है। अब ये प क्या है? वर्ण है, ध्वनि है, अक्षर है या व्यंजन है? अब इसको हलंत कर दिया तो मुख के द्वारा उच्चारित तो वह ध्वनि जिसका नाश नहीं हो अक्षर है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े ना हो वह वर्ण है। अब इसका उत्तर क्या होगा? वर्ण होगा। अब इसका उत्तर क्या होगा? वर्ण होगा। इस प्रकार प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। अब ये वर्ण क्यों हुआ? अब ये वर्ण क्यों हुआ, ये भी कारण समझो। जैसे कि आप संधि पढ़ते हो, और संधि में मैंने जैसे लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने? दीपावली शब्द में संधि है। ध्यान से समझना, दीपा संधि नहीं पढ़ा रहा, इससे एक जुड़ा हुआ उदाहरण बता रहा हूं। दीपावली शब्द में संधि है। अब विकल्प लिख दिए मैंने यहां 4, दीर्घ स्वर संधि, यहां लिख दिए मैंने विकल्प लिख दिए 4 विकल्प कौन कौन से लिख दिए? स्वर, व्यंजन, तीसरा विकल्प लिख दिया विसर्ग, और चौथा विकल्प लिख दिया इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो अब इसका उत्तर क्या दोगे आप? स्वर संधि। दीप दानवली दीपावली, स्वर दिया। लेकिन मैं यहां पर इनमें से कोई नहीं के स्थान पर लिख देता दीर्घ स्वर संधि। मैं यहां क्या लिख देता? दीर्घ स्वर संधि। तो अब आप इसका उत्तर
स्वर देते क्या? नहीं। क्या देते? दीर्घ स्वर संधि। ऐसे ही इसका मिलता हुआ एक उदाहरण और बता रहा हूं, ध्यान से समझना। जैसे मैंने शब्द लिख दिया, सभा शब्द में संज्ञा है। सभा शब्द में जोड़ते हुए पढ़ेंगे हम, हर बात को एक दूसरे से जोड़ के पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, आराम से समझ में आएगा सब कुछ। सभा शब्द में संज्ञा है, मैंने विकल्प लिख दिया। व्यक्तिवाचक, दूसरा विकल्प लिख दिया जातिवाचक, तीसरा विकल्प लिख दिया भाववाचक, और चौथा विकल्प लिख दिया इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अब ऐसी स्थिति में इसका उत्तर क्या होगा? जाहिर सी बात है जातिवाचक संज्ञा होगा। क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन मैं यहां पर विकल्प चौथे में इनमें से कोई नहीं की जगह लिख देता जैसे लिख देता यहां पर समुदायवाची या समूहवाची। समुदायवाची। तो अब इसका उत्तर क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, एक तो समुदायवाची और एक समूहवाची। तो सभा शब्द किसका बोध कराता है? समुदाय या समूह का। तो अब ऐसी कंडीशन में इसका उत्तर क्या होगा? ये होगा समुदायवाची। जातिवाचक होगा क्या? नहीं होगा। जब इसका भेद आ गया तो भेद पहले होगा। जैसे कि यहां पर दीपावली में स्वर भी है, दीर्घ स्वर भी है, तो कौन सी होगी? दीर्घ स्वर। यहां पर सभा में जातिवाचक भी है, समुदायवाची भी है, तो कौन सा होगा? समुदायवाची। वैसे ही अगर पै को बिना हलंत किए पूछा, यदि पै को बिना हलंत किए पूछा तो इसका उत्तर था व्यंजन, और अगर इसको हलंत कर दिया तो इसका उत्तर क्या होगा? वर्ण होगा। तो ये बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है, इसके अनुसार चलना है। देखिए, तो यहां ध्यान रखना है, अक्षर क्या होता है? अक्षर का मतलब होता है जिसका क्या नहीं हो? क्षर नहीं हो, नाश नहीं हो। अर्थात मुख के द्वारा उच्चारित वह ध्वनि जिसका नाश नहीं हो हवा के एक ही प्रवाह में। अर्थात ऐसे कहे, वह ध्वनि जिसका कहीं भी नाश नहीं हो, एक ही झटके में बोल दी जाए, उसके टुकड़े ना किए जा सके। लिख रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये बात मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा, ये बात खुद अक्षर कह रहा है। क्या कह रहा है अक्षर? कि ए धन क्षर, ए माने नहीं, क्षर माने नाश। जिसका क्या नहीं हो? नाश नहीं हो। अब नाश किसका नहीं होगा? मुख से क्या निकलेगी? ध्वनि। तो ऐसी ध्वनि जो एक ही झटके में बोल दी जाए, उसका कहीं भी नाश ना हो, वह अक्षर है। तो इसको हम क्या कहेंगे? मुख के द्वारा उच्चारित वह ध्वनि। क्या होगी इसकी परिभाषा? मुख के द्वारा उच्चारित वह ध्वनि, मुख के द्वारा उच्चारित वह ध्वनि जिसका नाश नहीं हो, जिसका नाश नहीं हो, अर्थात मुख के द्वारा उच्चारित वह ध्वनि जिसका नाश नहीं हो, अर्थात एक ही प्रवाह में, हवा के एक ही प्रवाह में, हवा के एक ही
प्रवाह में बोली जाने वाली ध्वनियां हवा के एक ही प्रवाह में बोली जाने वाली ध्वनियां अक्षर कहलाती हैं। हवा की एक ही प्रवाह में बोली जाने वाली ध्वनियां अक्षर कहलाती हैं। जैसे अब यहां समझना, जैसे मैंने कहा राम, अब ये राम अक्षर नहीं हो सकता, ये एक शब्द है। क्यों शब्द है? क्योंकि इसके उच्चारण में ध्वनि का नाश हो रहा है। यदि एक से अधिक स्वर आ जाए, यदि एक से अधिक स्वर आ जाएंगे तो वो ध्वनि का नाश करेंगे। एक स्वर होगा तो वह ध्वनि का नाश नहीं करेगा और वह अक्षर होगा। एक से अधिक स्वर होते ही वह शब्द हो जाएगा। तो अक्षर की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें एक ही स्वर आता है, एक ही स्वर आता है और इसका जो अंतिम व्यंजन होगा तो वो हलंत होगा, स्वर एक ही आएगा। जैसे मैंने लिख दिया यार राम, तो यहां पे राम में दीर्घ में ए तो दो स्वर है, तो ये अक्षर हो ही नहीं सकता, ये शब्द है। लेकिन मैं राम के मैं को हलंत कर दूं, अब ये मैं कैसा हो गया? अधूरा हो गया। अब मैं अधूरा हो गया तो मैं आधा बोला जाएगा, अधूरा बोला जाएगा। तो जो मैं है, अब मैं जब राम मैं पूरा लिखूंगा तो राम कैसे बोलूंगा? राम, क्योंकि ए की ध्वनि निकालनी पड़ेगी मैं में से, ए है। लेकिन जब मैं को हलंत कर दिया तो मैं हो गया आधा। जब ये आधा हो गया तो इसको आधा ही बोलेंगे। तो कैसे बोलेंगे राम को? राम। कैसे बोला इसको? राम। मैं थोड़ा सा बोलना पड़ा क्योंकि अधूरा है, तो आधा बोलेंगे राम। ऐसे ही मैंने लिख दिया ओम। अब जब मैं ओम बोलूंगा तो ऐसे बोलूंगा क्या? ओम। जब भी आप ओम बोलते हो तो एक ही प्रवाह में बोलते हो, नहीं बोलते? एक ही झटके में बोलते हो, नहीं बोलते? क्योंकि ओम एक अक्षर है। एक अक्षर होने के कारण ओम शब्द नहीं है। अगर शब्द होता तो इसको प्लुत स्वर नहीं कहते, ये स्वरों में रखा जाता है, प्लुत स्वर में, क्योंकि इसके उच्चारण में लघु स्वरों की तुलना में तिगुना समय लगता है। लेकिन बोला एक ही झटके में जाता है और स्वर भी इसमें एक ही है। क्या स्वर आ रहा है? ओ। कुछ लोग इसको ऊ समझते हैं, ऊ। ये ऊ नहीं होता है, ये संख्या का 3 होता है। क्या है ये? संख्या का 3 होता है। ओ को कितनी बार खींचा जाएगा? जितना समय इसको 3 बार बोलने में लगेगा, इसलिए इसको प्लुत स्वर कहते हैं। तो जब ओम बोलते हैं तो मैं को बिल्कुल धीमे बोला जाता है, क्योंकि मैं अधूरा होता है। जब हम ओम बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? ओ, ओ। तो मैं को बिल्कुल धीमे बोला जाता है, क्योंकि मैं अधूरा होता है। मैं कैसा होता है? अधूरा होता है। और मैं अधूरा होता है, इसलिए इसको धीमे बोला जाता है, आधा बोला जाता है। तो मुख के द्वारा उच्चारित वह ध्वनि जिसका नाश नहीं हो, हवा के एक ही प्रवाह में बोली जाने वाली ध्वनियां क्या कहलाती हैं? अक्षर कहलाती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है अक्षर में और शब्द में। तो अक्षर का विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना? तो मुख के द्वारा उच्चारित वह ध्वनि जिसका नाश नहीं हो, हवा के एक ही प्रवाह में बोली जाने वाली ध्वनियां
क्या कहलाती हैं? अक्षर कहलाती हैं। समझ आ गया होगा? तो अक्षर का विशेष ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।